तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी और आज रक्षाबंधन मना रही होगी। पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन। एक सुरेखा और एक अनुजा, इन दोनों ने कुरियर से राखी भेजी थी और ये दोनों राखी, ये जो है ये अनुजा की है, ये सुरेखा ने भेजा है। इसके अलावा चित्रा गांधी जी ने विश किया, सुलोचना, ये सारी मेरी जो बहनें हैं ये सब क्राइम तक फैमिली मेंबर की वजह से खूबसूरत रिश्ता बना है। तो हर एक बहनों को और हमारी पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी रक्षाबंधन। कैमरे के पीछे अभी शिकारपुरी दिख रहे हैं मुझे, एकदम कुर्ता पैजामा में एकदम झकास नज़र आ रहे हैं। और अभी अभी ये दफ्तर आए हैं आज बहुत लेट, क्योंकि इनकी भी करीब कज़न वज़न मिलाकर 2 दर्जन तो बहनें हो जाती हैं। अच्छा खासा इनका खर्चा भी होता है। हालांकि मैंने अभी तक अपनी इन बहनों को कुछ दिया नहीं। 2 बहन घर पे भी है, वो सुबह से कह रही हैं गिफ्ट दो, तो जल्दी हर एक के हिस्से में तोहफा आएगा। लेकिन ये खूबसूरत त्यौहार, खूबसूरत रिश्ता, ऊपर वाला ये खुशी बनाए रखे, ये रिश्ते को बनाए रखे और हर बहन कि उसके भाई जो हैं वो हिफाजत करते रहें, यही दुआ है। तिन्हीं दुआओं के साथ आते हैं आज की कहानी के ऊपर। काले नकाब में इस सैनिटेशन वर्कर यानी सफाई कर्मचारी को आप अब तक कितनी बार देख चुके होंगे। पहली बार इस नकाब के पीछे ये शख्स अलग अलग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह तब नज़र आया जब ये 11 जुलाई को लास्ट मंथ धर्मस्थला के करीब एक कोर्ट पे पहुंचता है गवाही देने के लिए, CRPC 164 के तहत, जो अब 83 BNS हो चुका है। अब ये चेहरा, हालांकि चेहरा अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन नकाब एक आइडेंटिटी बन चुकी है इस विटनेस की। बात जून के लास्ट वीक की है, तब तक कुछ भी नहीं था इस मामले में। जून के लास्ट वीक में एक शख्स अचानक धर्मस्थला पहुंचता है और वहां एक वकील के पास जाता है और उस वकील से कहता है कि मुझे एक पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। वकील साहब कहते हैं अगर कंप्लेंट लिखानी है तो तुम जाओ थाने में और थाने में जाकर लिखा दो। उसने कहा साहब ये कोई छोटी मोटी कंप्लेंट नहीं है, पता नहीं पुलिस वाले लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दूसरा लिख लेंगे उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं पुलिस स्टेशन से लौट भी पाऊंगा जिंदा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। इसलिए मैंने कुछ लोगों से बात की अपने परिवार में, करीबियों से, तो उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि किसी लॉयर को हायर करो, वकील के पास जाओ और उनके ज़रिए पुलिस स्टेशन तक अपनी कंप्लेंट पहुंचाना। एक वकील का साथ होगा तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की सुरक्षा की थोड़ी सी गारंटी बढ़ जाएगी। वकील ने कहा अच्छा क्या बात है बताओ। उस बंदे ने कहानी सुनाई। उसने कहा साहब मैं धर्मस्थला में था, करीब 19 साल तक नौकरी की। 1998 में पहली बार मैंने एक लाश दफनाई थी। तो वकील ने कहा कि इस लाश के दफनाने में क्या मतलब, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है या क्राइम है। उसने कहा शायद वो मर्डर केस था, रेप का केस था, लेकिन मुझे ऊपर से धमकी दी गई, डराया गया, तो मैंने ये काम किया और उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। वकील उसकी कहानी सुनता रहा। फिर उसने कहा कि सर मैं अब तक 100 से ज़्यादा लाशें दफना चुका हूँ। वकील ने उसे टोका, बोला 100 से ज़्यादा, तुम शायद कंफ्यूज हो या तो गिनती याद नहीं है, तो ये हो सकता है 10, 20, 10, 20, 50, 1 डजन, 2 डजन। उसने दोबारा कहा नहीं सर 100 से ज़्यादा लाशें मैं दफना चुका हूँ। वकील ने तीसरी बार पूछा। उसने कहा जी मैं 100 से ज़्यादा लाशें दफना चुका हूँ। अब पहली बार वकील उस सामने बैठे शख्स को बहुत सीरियसली लेता है, उसे बहुत गौर से देखता है। अभी तक वकील के पास मतलब जो उसकी समझ में आ रहा था वो ये कंप्लेनेंट है, इसको कंप्लेंट लिखाना है, ठीक है, जो फीस होगी दे देंगे, चलकर थाने में उसके कंप्लेंट को टाइप करके जमा करा देंगे। लेकिन जब उसने तीसरी बार भी ये बात कही कि नहीं मैं 10, 20, 30, 40, 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 से ज़्यादा बॉडी की बात कर रहा हूँ, वकील थोड़े सीरियस हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ये कहानी गलत निकली तो। उसने कहा सर मैं यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ और मैंने ये पता किया है
कि पुलिस में या कोर्ट में अगर झूठी गवाही देते हैं या झूठे कंप्लेंट लिखाते हो आप, तो उसका अंजाम बुरा होता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। वकील ने कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो अगर ये गलत निकला तो क्या होगा? उसने कहा मुझे मेरा अंजाम पता है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। फिर उसने वो पूरी कहानी सुनाई जो उसके कंप्लेंट के ज़रिए मैं आपको सुना चुका हूँ पहले। वकील ने उसकी पूरी कहानी सुनी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम किसी को भी ये बात बताना मत, आगे की कार्रवाई सोचते हैं। अब उन वकील साहब ने अपने बाकी साथी वकील, सीनियर वकील, उन सबसे बात की। धर्मस्थला का नाम, धर्मस्थला के बारे में पहले से ही जो बातें थी, सारी चीज़ों को गौर से सोचा और फिर उससे कहा ठीक है तुम्हारी कंप्लेंट टाइप करते हैं। इसके बाद उससे कुछ और बातें की, फिर क्रॉस चेक किया, फिर ये भी पूछा कल को कहीं तुम बैक तो नहीं कर लोगे अपनी शिकायत से, पीछे तो नहीं हट जाओगे, और हमें पहले यकीन दिलाओ कि तुम्हारी शिकायत सच्ची है। उसने कहा कि साहब सच्ची है। और उसने उस वकील के सामने एक इंसानी खोपड़ी भी रख दी, जिसकी तस्वीर में मैंने आपको दिखा रखी है पहले। उसने कहा साहब ये जो 100 से ज़्यादा लाशें दफनाई हैं उसका ये प्रूफ है। वकील घबरा के उन्होंने पूछा कहाँ से लाया? उसने कहा कि मैं 2014 के बाद से पहली बार 11 साल बाद धर्मस्थला गया था, जब मैंने ये मन बना लिया कि अब मुझे इस बारे में खुलासा करना है, तो मुझे पता है कि आगे बहुत सारे लोग सबूत मांगेंगे, तो पहली किश्त के तौर पर ये लेकर आया हूँ, पहले तो मुझे आप ही को साबित करना है। वकील ने देखा, समझ गया कि कुछ तो है। जब वकील साहब को यकीन हो गया कि ये बंदा सच कह रहा है, तब उन्होंने उसकी कंप्लेंट लिखी। फिर उन्होंने पूछा तुम्हें सारी चीज़ें याद हैं? उसने वकील साहब से कहा कि जो धर्मस्थला का पूरा नेत्रावती नदी का एरिया और फिर फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ जब मैं 11 साल बाद गया था 2014 इसी जून के महीने में भी इसी साल, तो बहुत सारी चीज़ें बदली भी देखी। जंगल और घने हो गए, पेड़ और बड़े हो गए, झाड़ियाँ और बड़ी हो गई। तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि कहाँ कहाँ लाशें दफने, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो उन्होंने कहा इस बात की गारंटी क्या है कि तुम इतने साल पुराने लाशों की बात कर रहे हो और अब भी वहीं हो? उसने कहा कि जो लाशें दफनाई हैं वो मेरे अलावा और कोई वहाँ पे जानता ही नहीं है, तो किसी और को पता होना नामुमकिन है। फिर पूछा गया कि क्या पता लाशें निकाल दी गई? उसने कहा ये भी नामुमकिन इसलिए कि वहाँ इतने जंगल, झाड़ियाँ, सारी चीज़ें हैं कि कौन इतनी जान जोखिम में डालेगा। नहीं निकाली। और फिर यही साबित करने के लिए और यही पुख्ता करने के लिए कि क्या वाकई निकाल दी गई हैं, मैंने एक इंसानी खोपड़ी निकाल कर लाया जहाँ मैंने दफनाई थी। जब वकील साहब पूरी तरह से मुतमईन हो गए उसकी बातों से, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, कंप्लेंट लिखी। वही कंप्लेंट की ये कॉपी जो आपको सुनाई थी। उसके बाद 4 जुलाई 2025 बेलांगड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं वकील साहब इस नकाबपोश गवाह को लेकर, इस सैनिटेशन वर्कर, इस सफाई कर्मचारी को लेकर। पुलिस में कंप्लेंट देते हैं, पुलिस को वो खोपड़ी भी देते हैं। अब कायदे से जब वकील इस तरीके से उसकी बातों से सहमत हो चुके थे और इतना बड़ा मामला 1, 2, 3 नहीं, अगर 100 बॉडी की बात कर रहा तो पुलिस को उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए था कि इससे बड़ा केस क्या होगा। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा ठीक है आप कंप्लेंट दीजिए, हम देखते हैं। 14 डेज गुजर गए थे। इसके बाद 4 जुलाई को उसने कंप्लेंट की थी वकील साहब के साथ मिलकर। 18 जुलाई को पहली बार बेलगाड़ी पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करती है 3-4 पॉइंट के ऊपर, और ये 18 जुलाई को इसलिए करती है कि उससे ठीक 7 दिन पहले 11 जुलाई को, जब पुलिस को 4 जुलाई को कंप्लेंट दिया, एक हफ्ता कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक 11 जुलाई को यही शख्स उसी वकील के साथ इसी धर्मस्थला के लोअर कोर्ट में पहुंचता है, बेलांगड़ी कोर्ट में, और वहाँ CRPC 164 जो अब 83 BNS भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, उसमें स्टेटमेंट दर्ज कराता है। कोर्ट में जज साहब करीब 1.5 से 2 घंटे तक इसका स्टेटमेंट दर्ज करते हैं, क्योंकि ये वकील साहब भी मौजूद थे। 1.5 से 2 घंटे। जब बयान दर्ज हो गया, अब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा पुलिस पर कि कार्रवाई करो, पर पुलिस ने फिर भी नहीं किया। एक हफ्ता बीत गया। 11 जुलाई को उसने
मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया। उससे 1 वीक पहले 4 जुलाई को पुलिस में कंप्लेंट दिया। अब 18 जुलाई आ गए। 18 जुलाई का पुलिस एक प्रेस रिलीज जारी करती है क्योंकि मीडिया में खबरें सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। पुलिस से जब पूछा जाता है कि भाई आपको 2 हफ्ते पहले कंप्लेंट दिया, मजिस्ट्रेट को भी बयान दिया, अब आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? FIR 4 जुलाई को लिखी जा चुकी है। पुलिस कहती है हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले इस बंदे की सच्चाई को टटोल रहे हैं और हमारी लोकल इंटेलिजेंस, हर जगह की LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उससे हमें ये खबर मिली है कि ये शख्स अगर हम इसकी बताई हुई जगह पर खुदाई करने के लिए जाते हैं और कुछ निकलता है तो ये भाग जाएगा। तो इसलिए अभी हम पहले जितना इसको अपने पास सामने रख सकें उतना ही कर रहे हैं ताकि ये भागे नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यह भी कहा है कि खुदाई होगी तो कुछ निकलेगा। इसका मतलब है कि वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस को भी पता था कि इस गवाह के बयान में दम है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। आखिरकार मामला जब बेंगलुरु तक पहुंचा तब कर्नाटक सरकार ने SIT बनाने का गठन किया, जिसके बाद पहली बार 29 जुलाई को खुदाई शुरू हुई। खैर, जब इसने 164 के तहत 11 जुलाई को कोर्ट में बयान दिया, इस सफाई कर्मचारी ने, इस नकाबपोश ने, तब कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसे और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए आदेश दिया। पहले बेलांगीर पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दिया, जब SIT बनी तो फिर SIT ने। SIT के गठन के बाद से, यानी लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेकर अब तक, आज 9 अगस्त है, ये विटनेस SIT की हिफाजत में है क्योंकि उसे विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा दी गई है। अगर उसे कुछ भी होता है तो सीधे जिम्मेदारी SIT पर आएगी, इसलिए SIT उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठा रही है। और SIT की जिम्मेदारी इसलिए वो इस वक्त SIT की एक तरह से निगरानी में है। धर्मस्थला में जहाँ पर SIT ने एक टेम्परेरी कैंप बना रखा है, उसी कैंप में ये विटनेस है इस वक्त। जिस कैंप में SIT का ऑफिस है, ये गवाह लगातार वहीं पर रह रहा है। जब साइट पर जाना होता है, SIT की टीम सीनियर अफसर की निगरानी में इसका पूरा चेहरा ढककर अपनी कस्टडी में, अपनी हिरासत में, अपनी निगरानी में पूरे प्रोटेक्शन के साथ कैंप से लेकर नेत्रावती के नदी के किनारे हो या जंगल हो, वहाँ लेकर जाते हैं। आसपास में किसी अननोन अनजान शख्स को फटकने की इजाज़त नहीं होती। जब तक ये रहता है, SIT के लोगों से घिरा होता है। SIT की टीम में शामिल कुछ लोगों की जिम्मेदारी ही है सिर्फ इसकी हिफाजत करना। तो ये लगातार निगरानी में, उसके बाद जब पहुंचता है विटनेस कैंप में, तो उसी कैंप के कमरे में बाकायदा 24 घंटे की निगरानी में इसको रखा जाता है। वहाँ ड्यूटी होती है SIT या पुलिस वालों की, जो उसके ऊपर नज़र रखते हैं, जो ये भी देखते हैं कि उस कैंप के अंदर कोई अनजान शख्स न दाखिल हो। फिर अगली सुबह होती है, कहीं जाना होता है तो उसको अपनी हिरासत में ले जाते हैं। अगर बाहर लोकेशन पर नहीं ले जाना है तो ये वहीं कैंप के अंदर होता है और 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में SIT कैंप में, और या फिर बाहर तो पुलिस वालों की निगरानी में। और इसी निगरानी के तहत अब तक की सारी कवायद, सारी तलाश जारी है। और जब तक ये पूरी कवायद नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन या खुदाई, तब तक इसकी सुरक्षा इसी तरह होती रहेगी। SIT को भी पता है कि उसकी सुरक्षा इस वक्त कितनी ज़रूरी है। ये तो हो गई इस गवाह के रोज़मर्रा के रूटीन की, कि अब ये वही है, और जो इसकी परिवार है, इसकी फैमिली है, उसके बारे में भी गुप्त रखा गया कि वो कहाँ है। इतना पता है कि ये जो गवाह है, इसकी उम्र 50 साल से ऊपर है, ये 50 ईयर से ज़्यादा का है। और SIT के अलावा बाकी लोगों के सामने इसको चेहरा दिखाने की कहीं इजाज़त नहीं है, ना कोई देख सकता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब गवाह की पूरी बात कहाँ से शुरुआत हुई है तो आपको बता दी। सवाल यह है कि थर्सडे और फ्राइडे को साइट नंबर 13, जिस पर हर एक की नज़र थी, पूरे मीडिया की नज़र थी, जहाँ पर यह था कि मांस बरियल या उसकी खुदाई क्यों नहीं हुई। तो SIT के ज़रिए इस खुदाई में देरी या इसको टाल देने की वजह भी सामने आ गई है। असल में साइट नंबर 13 जो उसने बताया, जहाँ पर, वो एक जंगल का एरिया है और वहाँ पर करीब उसके हिसाब से 20 फीट गहराई में गड्ढा खोदना है। 20 फीट काफ़ी होता है। पूछा गया 20 फीट क्यों, तो उसने बताया कि उसमें लाशें कतार से डाली गई थी और इसीलिए गहरा गड्ढा खोदा गया था।
लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि साइट नंबर 13 की मार्किंग तो हो गई, लेकिन एसआईटी वहाँ पे खुदाई नहीं कर सकती थी, और उसकी वजह थी कि जो लोकेशन मार्क किया गया वहाँ पर ठीक उसी जगह पर एक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर है, बिजली का ट्रांसफार्मर। अब वहाँ पर उस ट्रांसफार्मर के रहते हुए खुदाई करना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो रेनी सीज़न, बारिश हो रही है, बाकी सारी चीज़ें, तो इसीलिए पहले ये तय किया है कि इस जगह की खुदाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मदद से पहले इसको किया जाएगा, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का पहले ये पता लगाया जाएगा कि इस ज़मीन के अंदर कुछ लाशें दफन हैं कि नहीं, और अगर वो हैं तो फिर उस जगह की खुदाई तब की जाएगी जब इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और इस ट्रांसफार्मर से उसके आसपास के इलाके में बिजली जा रही है, तो एक दिक्कत ये भी हो सकती है। तो इसीलिए पहले इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी से लोगों को डिस्टर्ब भी ना हो, अल्टरनेट इंतज़ाम किया जाए। 20 फीट की गहरी खुदाई करनी है, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा, यहाँ पर एसआईटी टीम ने मांग की है कि वो इस खुदाई से पहले यहाँ पर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार यानी कि जीपीआर सिस्टम के ज़रिए ज़मीन के अंदर की खोज की जाए। कर्नाटक सरकार को इसके लिए एसआईटी ने अर्जी दे दी, और कर्नाटक सरकार से कहा है कि साइट 13 पर खुदाई के लिए हमें ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चाहिए, और कहते हैं कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो साइट नंबर 13 पहली ऐसी जगह होगी जहां जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार के ज़रिए देखा जाएगा कि ज़मीन के अंदर लाश या लाशों के अवशेष हैं कि नहीं, और अगर जीपीआर सिग्नल दे देता है कि हाँ हैं, तो इसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर को हटाया जाएगा, और उसके बाद खुदाई होगी, और इसीलिए ये डिले हो गया। और इस डिले की एक और वजह थी कि अब तक 29 जुलाई से लेकर जो खुदाई हुई साइट 12 तक, उसमें जो कुछ बरामद हुआ, और जो पूरी एसआईटी की टीम है, जो फॉरेंसिक टीम है, उनके साथ एसआईटी के चीफ प्रणब मोहंती, डीजीपी, उन्होंने एक बंद कमरे में मीटिंग की, और इस बंद कमरे में मीटिंग के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि अब तक जो हमें मिला है इससे आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं, और हमें आगे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि अब आगे की खुदाई से पहले साइट नंबर 13 के बारे में जो जीपीआर सिस्टम है वो सरकार से लिया जाए। नंबर 2, जो नए साइट्स हैं उसके बारे में भी मार्किंग की जाए। लेकिन इससे बड़ी चीज़ ये कि अब आगे की खुदाई सिर्फ और सिर्फ इस नकाबपोश विटनेस यानी गवाह की ही गवाही के ऊपर नहीं हो, बल्कि वो जो मार्किंग कर रहा है, क्योंकि उसने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही है कि लंबा वक्त जंगल, घने जंगल, झाड़ ये सब उगाते हैं, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता हूँ, दाएं बाएं हो सकता हूँ, है यही। तो इसीलिए कुछ और विटनेस आए, तो अब एसआईटी ऐसे विटनेस को भी सामने लाने की कोशिश कर रही है जो थोड़ा सा मदद कर सके। तो अब तक एक अकेले विटनेस के बलबूते पर ये सारी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अब बाकी विटनेसेस सामने आ रहे हैं, उनको भी ये मौका दिया जाएगा। जैसे एक 15 साल की लड़की के बारे में एक शख्स सामने आया था, नटराजन, तो उसके कहने पर भी वहाँ खुदाई होगी। तो अब एक नहीं बल्कि कई विटनेस एसआईटी के पास हैं। कुछ विटनेसेस के बारे में भी खुलासा भी नहीं किया गया क्योंकि उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो उन लोगों के इशारे पर आगे की खुदाई होगी। तीसरी चीज़, जिस जगह पे ये कैंप एसआईटी का ऑफिस है, इसको अब एक पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया है कर्नाटक सरकार ने, और ये एसआईटी चीफ की मांग पर किया गया है, क्योंकि उनका कहना था कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, तो पुलिस कह रही है कि ये जांच अब एसआईटी को दे दिया गया, आप एसआईटी के पास जाओ। एसआईटी की दिक्कत ये थी कि एसआईटी जांच तो कर सकती है, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का राइट एक पुलिस स्टेशन में होता है, और पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के पास ये पावर होता है कि वो एफआईआर दर्ज करे। तो कर्नाटक सरकार ने एक नया आदेश पास करके ये कहा है कि जब तक ये जांच होगी, ये जो कैंप इस वक्त टेम्परेरी बनाया गया एसआईटी का, ये कैंप ही एक तरह से एक पुलिस स्टेशन का होगा, उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया गया, और एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर जो इस एसआईटी टीम में शामिल है वो उस पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस अफसर होगा, यानी एसएचओ, और उसके पास ये पावर होगा कि किसी भी कंप्लेनेंट की वो एफआईआर दर्ज करे। इससे एसआईटी को सहूलियत ये होगी कि उसे पुलिस स्टेशन का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक छत के नीचे होगा, और फिर वहीं से आगे काम जारी होगी।
तो ये सारी चीज़ें हो गई, मीटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीक नया खुलासा, नए साइट, नई मार्किंग, लेकिन नज़र होगी साइट 13 पर, जहाँ जीपीआर सिस्टम के ज़रिए पहले मार्किंग, उसके अंदर की तलाशी, फिर खुदाई, फिर ट्रांसफार्मर को हटाना, ये सारी प्लानिंग में ही वक्त लग रहा था। इसीलिए साइट 12 के बाद इस खुदाई को रोक दिया गया। 13 के अलावा 14 और 15 ये दो नए साइट की भी शिनाख्त की गई है। तो अब तक 13 थे, अब 15 हो गए हैं, उनकी भी खुदाई होगी। अब साइट 13 से पहले हो, 13 के बाद, ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी उथल पुथल होने वाला है इस धर्मस्थला की लाशों की तलाश को लेकर, जो पूरी एक सर्च ऑपरेशन है, उसको देखते हुए। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज श्रद्धा तिवारी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रद्धा जी। और ये अमित तिवारी जी की वाइफ है। इसके अलावा हमेश यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हमेश। और ये भेजा है शशि भूषण तिवारी एंड फैमिली ने, तो हैप्पी बर्थडे। साथ ही गुंजन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुंजन। और ये भेजा है रुकमनी ने। इसके अलावा प्रताप सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रताप। और ये भेजा है अंजलि सिंह ने। मोहम्मद मुस्तकीम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्तकीम। और ये भेजा है सुमाइला ने, सुमाइला इनकी वाइफ है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल सिंह जी। और ये भेजा है डॉक्टर रेणु सिंह ने। डॉक्टर रेणु सिंह जी अनिल सिंह जी की वाइफ हैं। साथ ही मास्टर अरविंद कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, 3rd बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे अरविंद, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। और ये भेजा है सोनाली एंड राकेश, ये दोनों उनके पेरेंट्स हैं। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। कल संडे है, कल रात आप चाहें तो 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियाँ विषम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वरना मंडे तो आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर हैप्पी रक्षाबंधन पूरी क्राइम तक फैमिली को।